नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों आज रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों, जो कि सभी बहनें अपने भाई की कलाइयों में राखियां बांधती है, जो कि प्रेम का प्रतीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ाई से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इतिहास कक्षा 7 का बुक, जो कि NCERT बुक से लिया गया है दोस्तों, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 आज शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम नए राजा और उनके राज्य है दोस्तों। तो नए राजा और उनके राज्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजा हुए, उनके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। तो उन राजवंशों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जिसके बारे में चित्र 1 में दिया हुआ है। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो फिगर में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यही है दोस्तों, जो कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जितने भी प्रमुख राजवंश हुए उनका इस मानचित्र में दिया हुआ है, जिसमें से गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमान, इसको चौहान भी कहते हैं दोस्तों, ये सारे राजाएं हुए हैं जिनकी राजधानियां हुई। तो इनके बारे में हम लोग को चिन्हित करना है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। नए राजवंशों का उदय हम लोग का टॉपिक है दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु है नए राजवंशों का उदय। बात करते हैं 7वीं सदी के बारे में दोस्तों। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें स्नेह सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, जो कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआती दौर में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। दक्कन के राष्ट्रकूट का बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया। हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे यजक जन्माना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल अर्थात सैनिक कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य के सफलतापूर्वक स्थापित किए, अर्थात अपना राज्य की स्थापना सफलतापूर्वक की। बात करते हैं दोस्तों एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। चित्र 1 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है दोस्तों, यही आपका विष्णु का चित्र है दोस्तों, जिसमें नरसिंह के रूप में दिखाया गया है दोस्तों। फिर बात करते हैं राज्यों में प्रशासन के बारे में दोस्तों। नए राज्य में से कईयों ने
महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन अर्थात 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। दोस्तों, हम लोग राज्यों में शासन व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे जानते हैं कि सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, जो किसान वर्ग के थे, पशुपालक वर्ग के थे, कारीगर वर्ग के थे, तो संसाधनों को राजा के द्वारा इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभार दोस्तों इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि इससे जो धनराशि प्राप्त होती थी, प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। जो राजा महाराजा प्राप्त करते थे, खुद को भूस्वामी होने का दावा पेश करते थे। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, कर के रूप में, कर जो कि व्यापारियों से भी लिया जाता था, जिसमें से एक कर के बारे में हम लोग जानेंगे 400 कर के बारे में। दोस्तों, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। सबसे अधिक उल्लेखित कर का नाम है वेट्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी कि बात करें दोस्तों, जबरन श्रम का अर्थ है कि जो भी भू राजस्व के द्वारा भूमि पर खेती करने के बाद जो भी उत्पन्न होता था, उसका एक हिस्सा जबरन ले लिया जाता था, जिसको किदमाई भी कहा जाता था। दोस्तों, मकान पर छज्जन डालने पर अर्थात ढलाई का मकान बनाने पर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर भी कर लिया जाता था। दोस्तों, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर, ये सारे चोल वंश के अभिलेखों से प्राप्त कई प्रकार के करों की एक लिस्ट हम लोग देखें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि चोल वंश में शासन पर बहुत प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसके सूचक शब्द मिले हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गा के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। दोस्तों, तो कर जुटाने के लिए अलग अलग तरह का व्यवस्था अर्थात संसाधन अपनाया जाता था। युद्ध पर भी कर लिया जाता था, लूट की संपत्ति पर भी कर का व्यवस्था किया गया था। मंदिर मस्जिद के निर्माण पर भी राजा महाराजा के द्वारा टैक्स कर वसूला जाता था। दोस्तों, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः यह वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जिसकी लाठी उसी का भय, जो कहावत था दोस्तों, वही चरितार्थ था पूर्व के राजाओं के ऊपर। दोस्तों, कहने मतलब राजा का निकट संबंधी ही प्रमुख ओहदे पर हुआ करते थे। दोस्तों, प्रस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में वे अपने आप को दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। जिसमें आज हम लोग नागभट्ट की उपलब्धियां के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कई शासकों ने प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रस्ति के बारे में पढ़ा था। कहने मतलब क्लास 6 में हम लोग गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे। दोस्तों,
संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर अर्थात जो कि मध्य प्रदेश में है में पाई गई एक प्रस्ती में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सिंधु अर्थात सिंध, विदर्भ जिसको महाराष्ट्र का एक हिस्सा होता था, कलिंग जो कि उड़ीसा का एक हिस्सा हुआ करता था, के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्त अर्थात गुजरात का हिस्सा, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क अर्थात तुर्क, वत्स मत्स्य अर्थात दोनों उत्तर भारत के राज्य थे। वत्स और मत्स्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था अर्थात जाते थे। चित्र 2 में देख रहे हैं दोस्तों, जो कि एक ताम्रपत्र है ना। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र है दोस्तों। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है दोस्तों, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है दोस्तों। जिन कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी हुई है दोस्तों, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है दोस्तों। इसी अध्याय में हम लोग देखेंगे कि सामंतों के द्वारा राजाओं को भूमि दान के साथ साथ और क्या चीज़ें दान करते थे। तो चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक हिस्सा एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ है, कुएं है, खुली जगह है, चारागाह है, एक गांव है, बॉम्बी है, चबूतरे हैं, नहर है, खैयाँ है, नदियाँ है, दलदली ज़मीन है, हौज है, अन्नागार है, मछलियों के तालाब हैं, मधुमक्खियों के छत्ते हैं और गहरी झीलें हैं जिससे यह भूमि मिलती है। वह इससे कर वसूल करते थे अर्थात राजाओं के द्वारा इन सारी चीज़ों पर कर वसूली किया जाता था। न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर भी वसूले जाते थे। पान के पत्ते पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर कर वसूल किए जाते थे। पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तालाब बर्बाद ना हो, तटबंधों का निर्माण हो। तो ऊपर हम लोग देखें दोस्तों कि इन सारे चीज़ों पर कर लगाए जाते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीरी शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तुतियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। अब बात करते हैं दोस्तों धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक
शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास हमेशा करते थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अरबी भाषा जो कि इसका मतलब शासक होता है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। आगे बात करते हैं अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान मुहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध थे। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीपों पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है दोस्त। मोहम्मद जो कि धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में से एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण पर खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो कि पृथ्वीराज तृतीय, जिनका कार्यकाल 1168 से 1192 था दोस्तों, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफ़गान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके हाथों हार गए, अर्थात मोहम्मद गौरी के हाथों हार गए पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र हम लोग मारते हैं दोस्तों, एक नज़र देखते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन, इसके इधर वाले जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यही चोल साम्राज्य की राजधानियाँ या क्षेत्र हुआ करते थे दोस्तों, जिसमें देख सकते हैं वनवासी, डोलमा वादी, काकतीय, वेंगी, दक्षिण कलिंग, चोल। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों चोल है, यही चोल है। गंगावादी, कोच्चि, उदययूर, मदुरई, ये सारे क्या हैं, चोल सीमा के अंतर्गत आते थे दोस्तों। अब बात करते हैं उदययूर से तंजावुर तक के बारे में दोस्तों। चोल वंश सत्ता में कैसे आया दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम कावेरी डेल्टा में मुठिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। चोल वंश की सत्ता जो था दोस्तों, कावेरी डेल्टा में मुठियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया का परिवार हुआ करता था दोस्तों, जो कि सत्ता में थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहत थे, अर्थात पल्लव राजा के यहाँ मतहत के रूप में काम किया करते थे। उराईयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के बिजाले ने 9वीं सदी के मध्य में मुठिरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भी सुदनी देवी की मंदिर बनवाया दोस्तों। बिजाले के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के सडियान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम
जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करें। राजाराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है दोस्तों। 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजाराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम थे दोस्तों। राजाराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था दोस्तों। ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी दोस्तों। अर्थात राजेंद्र प्रथम ने अपने पूर्वज अर्थात अपने राजाराज के दिए हुए नीतियों को आगे बढ़ाया दोस्तों। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया इन सारे देशों में अनेकों अभियान चलाई दोस्तों और अपना जल सेना भी बनाई थी दोस्तों। अब बात करते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति के बारे में दोस्तों। राजाराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर और गंगई कोंडम चोलमपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टिकोण से एक चमत्कार है दोस्तों। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य द्वारा दी गई भूमि से ही संपन्न हो गए थे। इसी भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। अर्थात जो पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे, इन सारे लोगों का निर्वहन जीवन यापन हुआ करता था दोस्तों। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारे चीज़ प्रभावित हुआ करता था दोस्तों, जो कि जीवन का एक केंद्र भी होता है दोस्तों। जीवन जीने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक होना जरूरी होता है दोस्तों। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था दोस्तों कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी दोस्तों। उनमें से एक प्रतिमाएं आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ताम्र की बनी हुई प्रतिमा है दोस्तों, देवी की ताम्र की बनी हुई प्रतिमा। आगे बात करते हैं कृषि और सिंचाई की व्यवस्था के बारे में दोस्तों। चोलों को कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुआ, जो कि मानचित्र 2 में हम लोग देखेंगे दोस्तों। गौर कीजिए कि कावेरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है दोस्तों। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया दोस्तों। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी दोस्तों। चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, एक चोल कांस्य प्रतिमा, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इसे गौर कीजिए दोस्तों। ये कांस्य की प्रतिमा है दोस्तों। आगे बात करते हैं 9वीं शताब्दी के बारे में।
तो चित्र 5 में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, 9वीं सदी तमिलनाडु का एक जलोद्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था दोस्तों। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर का निर्माण किया गया दोस्तों। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों से इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन, अब हम लोग देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन, अर्थात प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बिल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसने कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में वेलन अर्थात 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला विलेन या किसान, अय्यर अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार के बारे में चर्चा करता हूँ। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियाँ का उल्लेख मिलता है, जिसमें गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बेलन बगई कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि थी उसे सराभोग कहा जाता था। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरुनमुट्टुकुनी कहा जाता था। जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को पलिचंदम कहते थे दोस्तों। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों की संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करती थी। नगरम जो था शहरों में प्रशासनिक कार्य किया करता था। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां हुआ करती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे, और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तांग वंश के युग का चीन। अब हम लोग बात करते हैं तांग वंश के युग का चीन के बारे में। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो लगभग 300 वर्षों तक अर्थात 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक सत्ता का भोग किया। तब इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी। उसकी राजधानी सियान हुआ करता था, जो कि दुनिया का सबसे बड़े नगरों में से एक गिना जाता था।
जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। अर्थात व्यापार बाज़ार के दृष्टिकोण से व्यापार करने के लिए लोग आया जाया किया करते थे। तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रस्ती होता था। अर्थात उस समय वहाँ जो भी नौकरी पेशा में नियुक्त किए जाते थे उसको प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रचलित व्यवस्था से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, इसके बारे में सोचना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का यहीं समाप्त होता है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।